तो बच्चों हम लोग वर्क एनर्जी पावर कर रहे थे, सो वी हैव कंक्लूडेड दैट टॉपिक। और एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया, दैट इज पावर। पावर आपको मालूम होगा क्या होता है? मालूम है किसी को व्हाट इज पावर? यस, पावर क्या होता है? पॉलिटिकल पावर नहीं, क्या होता है पावर? पावर में है वो भी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस टर्म्स? फिजिक्स की लैंग्वेज में पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं? पावर। फिजिक्स की भाषा में रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोला जाता है पावर बच्चों। ठीक है, ठीक है, yes or no? ओके। तो अब रेट, और जब भी वर्ड मैंने बताया आपको रेट आ जाता है तो हम क्या करते हैं? वी डिवाइड दिस होल एक्सप्रेशन विद द टाइम। किसको टाइम से डिवाइड करेंगे? वर्क को। तो कितना हो जाएगा? वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इज पावर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलस में हम इसको चाहिए तो टी डब्ल्यू। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इसको बोलते हैं, जब भी कैलकुलस इज फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होता था ना बच्चों, याद आया आपको? जब हम सपोज ऐसे कोई पाथ में जा रहे हैं तो एकदम छोटे से टाइम के लिए वी आर कंसिडरिंग, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इफ यू कंसीडर, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर हम थोड़े बड़े टाइम के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ तक, दैट इज बेसिकली एन एवरेज। दिस इज द एवरेज व्हिच इज, समझी बात कि नहीं? समझी बात? समझ में आई बात कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पावर का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट फॉर पावर? इसका यूनिट होता है वॉट्स, ऐसा यूनिट्स जिसको आप जूल्स पर सेकंड भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस, नो, से समथिंग। लिख लो, लिख लो, लिखना है तो। यहाँ पर देखो, अभी क्या आप प्रूव कर सकते हो? पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये प्रूव कर सकते हो? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर। कैन यू प्रूव दिस? सोचो कैसे प्रूव करेंगे? It is equal to displacement upon time. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ डॉट एस ना? यस, देन और पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम ना। अच्छा, तो देखो इसको या फिर कैलकुलस से फोर्स कैसे? हर। यस यस यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट है आपका। तो देखो इसको कैलकुलस भी प्रूव कर सकते हैं। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल वर्क है, मान लो अगर हम वी आर जस्ट गोइंग अलोंग, ऐसा किसी पाथ में जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे फोर्स जो कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स जो कांस्टेंट है और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टी है। स्मॉल स्मॉल पाथ के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ फोर्स दूसरा होगा, तो वी कैन अज्यूम फॉर स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स our force is almost constant. So this equation can be written as F dot ds. This is a small work done, इसको dw लिख लेते हैं। और पावर क्या पता है? पावर इज इक्वल टू dw by dt। यस, तो करेक्ट रुद्राक्ष आपका एकदम ठीक है। सो दिस गिव्स अस F dot t। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। c इसमें रूट t दिया है और t यहाँ पे t टू द पावर 0 दिया है। पता है इसका आंसर कितना होगा? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पावर जो है, मान लेते हैं पावर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के सम, मतलब दिस डेफिनेटली डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब इसको, तो लेट्स से इट्स
f to the power a, m to the power b and time to the power c। तो c की पावर कितनी होगी, आप फाइंड कर सकते हो। सी पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम ना, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन के डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी। ठीक है, तो पावर इज, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू टू द पावर ए, मास इज व्हाट, मास इज बी, टाइम इज सी। ठीक है, तो बस अब इसमें क्या डिफिकल्टी थी बच्चों, ए प्लस बी एल ए टी माइनस टू ए प्लस सी, ए इज इक्वल टू टू, a plus b is equal to 1, तो b is equal to -1। ठीक है, और b -1 हो गया, -2a plus c is equal to -3। a कितना है, 2 है, तो 4, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -4, a 2 है ना, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, -4 आ गई। तो c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, c की वैल्यू 1 होगी, मतलब पावर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t to the power 1। बाकी सब चीजें भी रहेंगी, बट अगर हमने इसको कांस्टेंट कर दिया देन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, और किसी दूसरे तरीके से इसको सोच सकते हैं, इसी क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक सिमुलेशन दिखा रहा हूँ, ये COM दिख रहा है आपको, COM मतलब क्या हुआ, एनी वन एनी गैस, COM क्या हो जाएगा, COM का मतलब क्या होता है, COM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, COM मीन्स सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात, COM मीन्स सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ अभी हमें सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ चीजें समझनी है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो आप उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में एक्चुअली भी से कि उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है। यू ऑलवेज सेट इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ना, तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम उसका हमेशा सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करेंगे। इस पर भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास ही है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लू मिले रहे सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और अगर सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट उसमें मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या बोलोगे आप, कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा उसमें, व्हाट विल यू से, नो फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, आई डोंट नो इफ यू कैन दिस थिंग,
यहाँ पर अब देखो ये वाला रेड वाला ब्लॉक इस ब्लू वाले ब्लॉक से कोलाइड करेगा, ठीक। इसका सेंटर मास पर देखने क्या फर्क पड़ रहा है, क्या वो कुछ फर्क पड़ा, सेंटर ऑफ मास पे कुछ फर्क पड़ा, फिर से ऑब्जर्व करो। सेंटर ऑफ मास पे कुछ फर्क पड़ा क्या बच्चों? बच्चों बताइए जल्दी से, कुछ दिख रहा है सेंटर ऑफ मास पे फर्क पड़ते हुए? फिर से देखो चलो। ओके, नो प्रॉब्लम दिया। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और ये दो ब्लॉक्स भी काइंड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन कोलिजंस। तो अभी हमने क्या देखा कि जब दो ब्लॉक्स टकराए तो उनका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था वो चेंज नहीं हो रहा था। अगर वो दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हमने अज्यूम किया फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, तो व्हाट डिड वी फाइंड कि जब उन दो ब्लॉक्स का टक्कर हुआ, ठीक है, when two blocks collided with each other then what happened, क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, दो ब्लॉक्स टकराए तब क्या हुआ, दो ब्लॉक्स टकराए तब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सेंटर ऑफ मास जो था वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। मतलब जो, अगर हमने उस ब्लॉक का को एक सिस्टम की तरह कंसीडर किया तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो लगेगा ना, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है वो तो जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने बोला एक्सीलरेशन जीरो है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड हियर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, फिर से देखो तो फोर्स तो उस पर जीरो लग रहा होगा, ठीक। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम ऐसा कंसीडर करें और कोलिजन के समय हमने देखा कि इसके सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, या इसमें ऐसा समझो इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब वो जो ऑब्जेक्ट है, कब वेलोसिटी चेंज होगी, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर हमने उन ब्लॉक्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट किया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये एक एक्सटर्नल सिस्टम की तरह, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वी कैन से दिस एटलीस्ट। अगर मैंने देखो अभी जो मैंने आपको दिखाया था सिस्टम, फिर से देखो, अगर मैं इसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट करता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इस सिस्टम में, किस सिस्टम में, इस दोनों ब्लॉक के सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। बच्चों क्या हम ये बोल सकते हैं, बच्चों क्या हम ये बोल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? अब देखो, नाउ आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ कोलिजन ओवर हियर। अगर मान लिया मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है।
समझ में आई बात? लेफ्ट साइड वाला m1, राइट साइड वाला m2, velocity v1 v2. What will be the necessary condition for collision? Necessary condition for collision will be कब? जब दोनों की मोमेंटम कंजर्व, अब यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हो सकता है इसकी वेलोसिटी v1 हो, इसकी वेलोसिटी u2 हो गई। ठीक है, ठीक है कि नहीं? Okay. ठीक है ना? तो ये m1 v1, ये m2 v2, लाइक दैट। जब कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज में चलो एक काम कर, इसको u1 v2 ले लेते हैं। तो u1 मतलब वो इनिशियल वेलोसिटीज। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कोलाइड कर, इस पे कुछ फोर्स तो लगी रहा होगा ना। हमने क्या बोला, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये फोर्स तो लगी रहा होगा ना इस पे। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, और कॉज ऑफ दैट लेट्स से वेलोसिटी अभी ये v1 हो गई m1 की, और इसकी वेलोसिटी हो गई m2 की v2। ठीक है, तो कोलिजंस बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों कंजर्व रहेंगे क्वांटिटीज। m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। ये कंडीशन तभी ट्रू है जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, no external force acts, क्या होगा, what will happen if no external force acts? तो collisions before momentum before collision and after collision remains conserved। remains conserved। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, टाइम नहीं तो लिखने के लिए जैसा बोलो आप। तो चलो, अब मेरे पास कोलिजन्स में तीन तरह के कोलिजन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बच्चों किसी को कुछ, एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ठीक, अब यहाँ पर हम एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखते हैं क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, सब एक साथ ही बता दूंगा। तो ये इसके नाम में आ रहा है परफेक्ट, दिस इज मिस्टर परफेक्ट, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? इस कोलिजन में, कोलिजन होने के बाद यहाँ पे मोमेंटम जो है ये कंजर्व। अब कोलिजन में वेलोसिटीज कैसे भी जा सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम किस डायरेक्शन में जाता है, वो हम अभी समझेंगे इस चीज को। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बच्चों। ठीक है, मिस्टर परफेक्ट है ये, एकदम सब चीज में परफेक्ट। तो यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व। ओके बच्चों, और दूसरा क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन and kinetic energy after collision is also equal। मतलब there is no loss of kinetic energy, correct? There is no loss of kinetic energy, loss of kinetic energy is always zero। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इसको देखते हैं।
देखो नाउ इफ आई मेक दीज टू ब्लॉक्स कोलाइड विद ईच अदर, देखो क्या होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8 है। अब देखो आफ्टर कोलिजन, अच्छा 8 का 8 कहाँ पर, फिर से देखो इसको जब ऐसे, हाँ, तो पहले जो इनिशियली जो वेलोसिटी थी कैसी थी, इनिशियली वेलोसिटी जो थी बच्चों यहाँ पर ऐसे थी ना, बस कोई, तो इसकी वेलोसिटी, इसको हम देखो +10 लिखते हैं, एंड बिकॉज दिस इज पॉजिटिव और बिकॉज दिस इज नेगेटिव, देखो तो इसको हम नेगेटिव, यहाँ पे साइन के साथ आपको इक्वेशन लिखना है, तो इसको इसलिए हमने लिया -8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज टेकन एज +10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लू बॉक्स कितने यहाँ पे -8। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला, मास ऑफ, ठीक है, एनीवेज विल सी दिस, तो मास ऑफ रेड बॉक्स 5 है और यहाँ पे मास ऑफ ब्लू बॉक्स 3.1। ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो व्हाट इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 250 जूल्स थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लू की कितनी थी, 99.2 जूल्स थी, करेक्ट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 35, एंड दिस इज 31। इसको जरा ऐड करके देखो, 250 + 99.2 करके देखते हैं जरा, 250 + 99.2 कितना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हम सिस्टम की के लिए बात करेंगे यहाँ पे ना, ऑलमोस्ट 350 के आसपास आ जाएगी ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 250 + 99.2 कितना हुआ, ये वो 349.2 एज आई सेड। ठीक है, अच्छा अब जरा इन काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करके देखो, नंबर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बच्चों आपको, दिस इज 313.52 and 35.679, 313.521 plus 35.679, and what do we see here, यहाँ पर हम देख रहे 340, what do you see, kinetic energy before and kinetic energy after collision, ये जो है ये कांस्टेंट आ रही है, इट इज नॉट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वेलोसिटीज देखो कितनी, वेलोसिटी रेड बॉक्स की कितनी हो गई, कितनी हो गई, इतनी हो गई, और ब्लू बॉक्स की कितनी हुई वेलोसिटी, ब्लू बॉक्स की कितनी हो गई। चलो इसको अपनी इक्वेशन में भी पुट करके देखते हैं, ये बात समझ में आई। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड रहती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में रहेगी। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग नोट में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी मेरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों दोनों को हमने जब ऐड किया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या हो गई बच्चों, इन दोनों का जो सम था वो सेम आ रहा था। तो यहाँ पे हमने पहली चीज जो ऑब्जर्व करी वो ये ऑब्जर्व करी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब रेड और ब्लू दोनों की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ये सेम है, तो मतलब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये 0 आ रहा है, और मैंने क्या लिखा, 0 लिखा था। ठीक है, पहली चीज हमने ये ऑब्जर्व करी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज हमें देखना है मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है, यहाँ पर मोमेंटम को भी कंजर्व करा लेते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो इसका जो मोमेंटम का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, इसमें जो मोमेंटम का जो वैल्यू आ रहा है, देखो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, यहाँ पर देखो ये 50 है, इससे कितना -24.8 है। ठीक है, तो 50 + -24.8 कितना हो गया, 50 - 24.8 कितना हुआ, 50 - 24.8 25.2। ठीक है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम ज्यादा है, एक्चुअली में यहाँ पर देखो आप,
तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम ज्यादा है एक्चुअली में, ठीक। और फाइनल मोमेंटम कितना है, कितना रहता, फाइनल मोमेंटम कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, -18 + 44.3, 18.889, ठीक है। बस नहीं आता, 25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो मोमेंटम कंजर्व हो रहे हैं, देखो यहाँ पे भी इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का सम, और यहाँ पे सॉरी इनिशियल मोमेंटम ऑफ रेड एंड ब्लू एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ रेड एंड ब्लू, देखो कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, बच्चों कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है बात, मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. किसी बच्चे को कुछ डाउट? तो बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या बात है यहाँ पे, कि आपको साइंस का ध्यान रखना है। जब भी आप इन इक्वेशंस को यूज करोगे तो आपको यहाँ पे साइन का यूज करना है, करेक्ट। जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, कौन सी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आप साइंस का बराबर ध्यान रखना, u1 का डायरेक्शन, u2 का डायरेक्शन, b1 का डायरेक्शन, b2 का डायरेक्शन, तो इस साइंस के साथ इसको आपको पुट करना। अगर यहाँ पर ऐसा, if it is moving in this direction, take it as positive, if it is moving in this direction, take this as negative, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन एक्चुअली। चलो अब एक जरा सा एक और डेरिवेशन देखते हैं, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो अब देखो, अभी हमने क्या देखा कि कोलिजन्स जो थे, अब अभी समझो मान लो मेरा यहाँ पर एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, m1, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, मान लेते हैं u1, एंड दिस इज m2, दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u2, ठीक है, मैंने कन्वेंशंस लिए हैं। आफ्टर कोलिजन्स मान लो इसकी जो वेलोसिटी हो गई m1 की v1 डैश, और m2 की हो गई v2 डैश, ठीक है, ठीक। ओके, अच्छा देखो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, तो एक तो हमें इक्वेशन मालूम है, m1u1 plus m2u2 equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash, ओके। तो यहाँ पर देखो, तो एक तो मेरी ये कंडीशन आ गई, अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व होगी, मतलब जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में भी होगी ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। बच्चों को ध्यान से देखना है इक्वेशंस को, ठीक है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली हाफ हाफ आप निकाल सकते हैं यहाँ से, हाफ विल, यू कैन जस्ट कैंसिल इट ऑफ, एंड देन जब आप मान लो m1 के टर्म्स को एक साथ लेके आओगे, देखो आपको क्या मिलता है यहाँ पे,
u1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर। बच्चों इक्वेशंस बहुत ध्यान से देखना, फिर मैं बोल रहा हूँ, v2 डैश स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब इसी तरह, तो बेसिकली ये मेरी इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। So this is equation 1 and this is equation 2। ठीक है, ओके। सो नाउ इफ आई डिवाइड, अच्छा ठीक है, इक्वेशन 1 को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इक्वेशन 1, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये इक्वेशन 2 से ऐसे आ रहा है। अभी इक्वेशन 1 से देखो, हम इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, m1, अभी m1 को अगेन कॉमन ले लो, m1 को इधर पर लेके जाओ एंड ऑल दैट, तो क्या आ जाएगा u1 माइनस v1 डैश, यहाँ पे कितना आएगा m2 v2 डैश माइनस u2 डैश। ठीक है, now just what you have to do, you have to equation 2 divided by equation 1, so this will be u1 square minus v1 dash square upon u1 minus v1 dash, not square, equals v2 dash square minus u2 square upon v2 dash minus u2 dash। ठीक है, ठीक है ना। इनको जब आप रेशियोज लोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, and then finally what you get is this, obviously भी a square minus b square लगा दो तो v1, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका ये बचेगा। ये बहुत, ये why I'm telling you this is an important equation, आपको बाद में समझेगा। यहाँ पर देखो, अरे मैंने डैश लगा दिया क्या, ओके, डैश लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग u1 और v अलग कन्वेंशन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे डैश लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सब जगह मैंने डैश भी लगा दिया। ठीक है, चलो, तो डैश, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इट्स लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा ये आ गया, एंड फाइनली व्हाट आई गेट इज u1 minus u2 equals to v2 minus v1। Finally I get this, and this equation we were looking for। ये देखो इक्वेशन कब बनेगी बच्चों तुम्हारी, ये इक्वेशन तब तब बनेगी जब तुम्हारा दिस परफेक्टली नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है बात। तो मैं बस कौन कौन सी 3 इक्वेशन अभी बन गई, ये मेरी हो गई तीसरी इक्वेशन, हमने डेराइव कर ली मोमेंटम की। इसको आंसर कर देता हूं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। ओके, so this equation and this equation, so this is my equation number। इन सब इक्वेशंस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए, और अगर किसी को किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे, क्योंकि ऐसे आपको इक्वेशन जगह जगह मिलने वाली है अभी। अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करते हो u1 माइनस u2, इस टर्म को ऑब्जर्व करते हो, दिस इज समथिंग लाइक रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन
विद रिस्पेक्ट टू टू, यही तो है। और ये क्या है, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बट विद अ नेगेटिव साइन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब आप ये बॉल ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे जा रही है u1 u2 से, आप 2 पे बैठ जाओ और 1 की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करो, ठीक है, यही तो है ये। और कोलिजन के बाद फिर आप देखो, व्हाट डू यू सी आफ्टर कोलिजन इज कि तुम्हारी जो रिलेटिव वेलोसिटी वो चेंज हो गई है, बट स्टिल यू नो साइन चेंज हुआ है केवल इसका, बट दे आर इक्वल इन, ये इक्वल है, ये है कि नहीं है ना बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेलोस। और यहाँ पर देखो इक्वल आ रही है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई, बराबर है कि नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल हो गई थी, ठीक है। अब होता क्या है, जनरली जो कोलिजन्स हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वहां पर क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी जो रहती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कभी इक्वल नहीं आता, मतलब नॉर्मल डे टू डे कोलिजन्स में डेल्टा के ई जो होता है हमारा, इट इज लेस देन 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज मोर एज कंपेयर टू आफ्टर कोलिजन। अब ऐसा क्यों होता है, ये हो गई हमारी कंडीशन। ये तो हमने जो बात करी अभी, ये जो हमने बात करी ये आइडियल, एकदम एवरीथिंग इज आइडियल, ये आइडियल कोलिजन्स की बात है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दिस इज एन आइडियल कंडीशन, जस्ट लाइक वी से फ्रिक्शनलेस सरफेस, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रैक्टिकली तो आ ही जाता है, करेक्ट। अब प्रैक्टिकली जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कभी भी आपका काइनेटिक एनर्जी बिफोर और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इक्वल नहीं आता, ये केवल और केवल एक आइडियलाइज्ड कंडीशन में आ सकता है, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जितना भी फ्रिक्शन कम कर लो एंड ऑल कर लो, तो ये हमेशा आपका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस, वी जस्ट से फॉर प्रैक्टिकल कोलिजन्स जो डे टू डे लाइफ में जो कोलिजन्स होते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिया है, मैं आपको समझाता हूँ, मैंने इसको इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यहाँ पे ई जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको, ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी एन एग्जाम्पल। हो सकता था बच्चों यहाँ पर कि लेट्स अज्यूम एन एग्जाम्पल कि u1 माइनस u2 अगर 10 आ रहा था, तो v2 माइनस v1 भी 10 ही है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी आल्सो 10, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखो ये भी 10 ही आएगा ना, है कि नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है ये भी 10 ही आने वाला है ना, ओनली थिंग इज ये -10 आ जाए तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, ठीक है। v2 माइनस v1 -10 आ जाएगा, u12 जो है अगर आपका 10 आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ऐसा केस होगा। पर अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, मतलब देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अच्छा मैं आपको बता रहा था काइनेटिक एनर्जी लॉस की होती है, ठीक है, मैं फ्लो से कभी कभी भटक जाता हूँ, तो ठीक है मैं आपको बताऊंगा, मैं ध्यान में रखता हूँ क्यों काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस फैक्ट आल्सो, पहले हम ये समझते हैं। तो बट हमें ये तो समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है मतलब क्या हुआ कि अभी समझो अगर u1 माइनस u2
ठीक है, अगर मेरा 10 है तो फाइनल ये इसकी अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो सकता है भी 8 ही हो जाए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 8 ही हो जाए ना, तभी तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई हमारी, तभी हम बोलेंगे ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है कि नहीं है, करेक्ट। तो अगर आपको इसको इन दो टर्म्स को इक्वेट करना है तो आप क्या बोलोगे, इसमें यहाँ पे हम 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, तभी तो ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगे ना। देखो यहाँ पर भी मैंने वही किया है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होना चाहिए, तो इसको इक्वल कर, लेकिन अभी हमें क्या पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अभी कम हो गया है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको हम बोलेंगे ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। बट हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करें भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर और काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर हमें इक्वल करना है तो हमें फिर यहाँ पर एक नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और इसी नंबर को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही? क्योंकि जब भी आप कोलिजन करते हो कुछ ना कुछ आपको साउंड सुनाई देता है, कुछ हीट जनरेट होती है, टकराएगी कोई चीज तो हीट वीट भी कुछ जनरेट होगी, ठीक है। तो जो आपकी हीट जनरेट हुई, साउंड सुनाई दी आपको, कुछ स्पार्क दिखाई दिया, लाइट दिखाई दी आपको, करेक्ट, ये सब एनर्जी कहाँ से आ रही है इस कोलिजन पे? ये सब जो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये सब एनर्जी आ रही है, ये सब एनर्जी आ रही है काइनेटिक एनर्जी से तो आ रही है सब एनर्जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे किसी को कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। तो ये ध्यान रखो, कोएफिशिएंट दिस इज बेसिकली डे टू डे लाइफ कोलिजन के लिए बिफोर वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है हमेशा आफ्टर के लिए, करेक्ट। यस, किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? सर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। और ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ बस ओके, तो अब अगर आप ऐसा सोच के देखो कि अगर ई की वैल्यू हम 0 कर दें तब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? अगर मैं ऐसा बोलूं ई की वैल्यू 0 हो गई, देन व्हाट दिस कंडीशन विल लीड टू। अच्छा, जो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, एक चीज बताना मैं नहीं बताया मैंने आपको, इसकी जो वैल्यू होती है कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर ई की वैल्यू 1 हो गई, देखो पहले तो हम समझे ई की वैल्यू 1 पे क्या होगा और उससे कम क्यों होती है, तभी आपको ये समझा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से जब कम होगा तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मान लो 10 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो 10 नहीं 8 है मान लो, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 थी, तो हम यहाँ पे 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही ये दोनों टर्म्स काइंड ऑफ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है बच्चों? है ना? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करो आप कि अगर ई की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी, ई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 से कम होगी। 1 से ज्यादा अगर होगी तो मतलब हम बोले काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यहाँ इस केस में, करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ओके। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता भी है वो सुपर इलास्टिक कोलिजन में, तो हम बाद में देखेंगे, पर वहां पे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये सब वैल्यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन केवल इलास्टिक और इनइलास्टिक के कोलिजन्स के लिए हम लेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर अगर ई की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है नॉर्मली, अगर कोई दो बॉल्स टकरा रही हैं उनके टकराने के बाद कभी भी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं सकती है, करेक्ट, दैट इज अ वेरी फंडामेंटल लॉ इन नेचर, करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ओके, सो अब क्या करें हम यहाँ पर, अगर ई की वैल्यू 1 हो गई, अगर देखो तो अभी देखो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ई की वैल्यू 1 हो गई, दिस वाज वेरी वेरी आइडियल कंडीशन, दिस इज मिस्टर परफेक्ट,
सो अगर ई की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ई की वैल्यू 1 पे हमें क्या मिल रहा है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। और अगर ई की वैल्यू 1 से कम है देन वी डोंट गेट परफेक्ट, बट दिस इज लाइक डे टू डे लाइफ वाले कोलिजन। करेक्ट। अब ई की वैल्यू 1 से कितनी कम हो सकती है? करेक्ट। तो जो इसकी ई की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? ई की जो मिनिमम वैल्यू वो 0 हो सकती है। आपको समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? मतलब देखो, कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि अगर हम 1 के एकदम क्लोज थे, 1 के अगर हम क्लोज थे, ठीक है, अगर हम 1 के बाद क्लोज रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है ई की वैल्यू 0.9 है, एक ई की वैल्यू 0.8 है, एक ई की वैल्यू 0.6 है, एक ई की वैल्यू 0.5 है। आपको इस ई की वैल्यू से क्या पता चल रहा है? ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ई हैं। किस ई की सबसे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी? बताओ जरा, किस ई की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज मैक्सिमम फॉर द केस ऑफ दिस। इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज मैक्सिमम। ठीक है कि नहीं है? इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हुई होगी वो मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी बच्चों? से समथिंग बच्चों, कुछ Yes, sir. बोलिए। होगी ना? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट मैक्सिमम होगी। करेक्ट। तो अगर हम इक्वली और कम करते जाए, कम करते जाए, कम करते जाए, तो सबसे ज्यादा ई की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 होगी। मतलब अगर ई की वैल्यू 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? विल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। अगर ई की वैल्यू 0 हमने कर दी तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। है कि नहीं है? तो इफ ई इज इक्वल टू 0, लॉस इन के इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? बताइए, अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, इस वाली सिचुएशन, जब ये सिचुएशन अराइज होती है, इसी को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बच्चों? देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो वो 0 होगी। मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, v2 माइनस v1 0 हो गया। करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 मतलब v2 माइनस v1 0 हो गया ना। v2 माइनस v1 ये 0 हो गया इन केस ऑफ इन इलास्टिक। मतलब क्या हुआ? v2 की वैल्यू और v1 की वैल्यू सेम हो जाएगी। v2 की वैल्यू v1 की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? v2 की वैल्यू और v1 की वैल्यू सेम कैसे होगी? चलो अभी कोलिजन देखो आप, और मुझे और सोच के बताओ, इसमें v2 और v1 की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? ठीक है, दिस हैंड आई थिंक। एक सेकंड। ओके, तो यू आर सीइंग दिस। करेक्ट। इसको थोड़ा और एकदम स्लो कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो अभी यस, तो देखो अभी अगर मान लो मैं इसको ऐसे कोलाइड कराता हूँ, कोलाइड। ठीक है, तो इसमें एनिमेशन की स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा था। ठीक है, ठीक, उसका वेलोसिटी ज्यादा था एक्चुअली इसका। ठीक है, तो अभी अगर हम ओके
इसका ही सेंटर रखना सर। मोमेंटम को उसने ब्लू से किया, फिर से इसको ऑब्जर्व करो, तो किसका मोमेंटम ज्यादा है? इसका मोमेंटम ज्यादा है ना। तो ये नेचर एडजस्ट इन इट इन सच अ वे दैट that equation m1 u1 plus m2 u2 is kind of equal, you know। ओके बच्चों, तो यस, तो अभी हमें, तो बताओ अगर यहाँ पर अगर हमें ये बोलना है कि v1 और v2 इनकी वैल्यूज जो है, अच्छा स्लो में देखते हैं, चलो मैं पॉज कर दूंगा अभी। ओके, अब देखो v1 v2 क्या है, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ग्रीन। तो अगर मैं ऐसा बोलूं v1 और v2 इक्वल हो गया, तो दैट मींस व्हाट, v1 और v2 इक्वल हो गया, मतलब क्या हुआ, ये एक इनइलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। देखो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या क्या हो रहा होगा, देखो इसके ऊपर फिर से करते हैं। एक सेकंड में बच्चा, इसमें हम इसको that is not now colliding। अब देखना इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो, चिपक गए दोनों एक दूसरे से। इसकी वेलोसिटी देखो, बाकी सब हटा देते हैं। अभी देखो दोनों की वेलोसिटी से चिपक गए, मतलब क्या हुआ, अभी दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों की जो वेलोसिटीज होती हैं वो सेम हो जाती है। सेम कैसे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो भी मैक्सिमम होता है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू ईच अदर, ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू ईच अदर। जस्ट लाइक, जैसे सपोज आप एक बैलगाड़ी जा रही है, आप दौड़ के जाओ और उस बैलगाड़ी पे जंप करके बैठ जाओ, दैट्स अ काइंड ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। चिपक गए ना। एक स्केटर है, वो जा रहा है, उसके स्केटर का भी, स्केट्स का भी कुछ मास है, उसका भी कुछ मास है। तो दौड़ के जब जाएगा और अपने स्केट के ऊपर ऐसे यू नो जंप करेगा, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ एन इनइलास्टिक कोलिजन। स्टिक हो गए ना, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्टिक हो गए, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस। हम्म। और यहाँ पर एक और केस हम देख सकते हैं, सुपर इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे ई की वैल्यू मैंने कभी किसी बुक में देखी नहीं है, तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना, ये ग्रेटर होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर लेस होती है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर कैसे बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गन गन आपने देखा होगा, करेक्ट है, बम का विस्फोट होता है, तो इस केस में भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। और बट यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ये काइंड ऑफ आफ्टर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे सपोज एक बॉम्ब यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसका मोमेंटम 0 है, ठीक है। और अभी क्या हुआ, इसके विस्फोट के बाद क्या हुआ, ये एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, तो ऑल पार्टिकल्स विल हैव सम और अदर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी देखो बढ़ गई, तो क्या हुआ, आफ्टर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, एक्सप्लोजन ऑफ बम। या फायरिंग गन से, जब हम फायर करते हैं, फायरिंग फ्रॉम गन, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो इसको सुपर इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस को हम और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे सुपर इलास्टिक कोलिजन को। अभी के लिए आप इतना जल्दी से लिख लो जो जो चीजें यहाँ पे लिखनी है आपको, ठीक है। इसको अभी जल्दी से लिख लो इसको।